बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी जोरों शोरों से सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी क्लासेस पढ़ लिए हैं और बहुत से कंटेंट को पढ़ लिया है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम की दृष्टि से, उन सारी बातों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग समापन की ओर हैं। धीरे धीरे जो एंडिंग के पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। और इससे पहले की वीडियोज अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा पर। आज की क्लास क्या लगभग 2 से 3 वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होंगे। आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना, है ना। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, सभी बच्चों को, है ना, पढ़ने के समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, किसी के साथ भेदभाव न करना, एक क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, है ना। एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा अभी तक आपने पढ़ा था कि क्लास में बालक 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है जिसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं, एक प्रतिभाशाली होता है। दूसरा जो होता है उसे हम सामान्य कहते हैं, और जो तीसरा होता है उसे हम मंद बुद्धि का या अल्प बुद्धि का कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बालक का ये क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, बल्कि समावेशी शिक्षा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमारी क्लास में सामान्य बच्चे भी होंगे, और समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमारी क्लास में विशिष्ट बच्चे भी होंगे। विशिष्ट बच्चे का मतलब हम आपको अभी पढ़ाएंगे कि विशिष्ट बालक कहते किसे हैं, विशिष्ट बालक कहते किसे हैं। जल्दी में हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी से कि क्लास में जो सबसे कम परसेंटेज होता है बच्चों का, उसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अर्थात 2% वाले बच्चों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जो 2% वाले बच्चे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिभाशाली 2% का होता है, और एक जो सबसे नीचे जड़ बुद्धि का होता है वो भी 2% में आता है। उनकी भी संख्या 2% होती है, इनकी भी संख्या 2% होती है। अतः आप ऐसे समझ सकते हो कि 100 में 2 बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, 2 बच्चे जड़ बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि विशिष्ट बालक में दोनों बच्चे सम्मिलित हैं। विशिष्ट बालक में दोनों बच्चे सम्मिलित हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे जो सबसे ऊपर से टॉप किया हो, चाहे वो सबसे नीचे से टॉप किया हो। ठीक है, तो विशिष्ट बालक हो गया। असमर्थ बालक भी इसी में आते हैं समावेशी शिक्षा में। असमर्थ बालक का मतलब ये होता है जो शारीरिक रूप से असमर्थ हो, मानसिक रूप से असमर्थ हो, है ना। कोई दिव्यांग बालक हो, हाथ पैर में कोई दिक्कत हो, उनके बोन्स में कोई दिक्कत हो, मांसपेशियों में कोई दिक्कत हो, एक्सेट्रा, तो उसको हम असमर्थ बालक कहते हैं। ये भी इसमें आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के 3 पक्ष आप समझ सकते हो, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक और असमर्थ बालक। ये तीनों आते हैं किसमें? समावेशी शिक्षा में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा जो असमर्थ होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। असमर्थ शब्द अभी नीचे तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था, असमर्थ बालक। तो असमर्थ बालकों को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे? शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं, मानसिक रूप से असमर्थ होते हैं, जो चीजों को समझने में कठिनाई होती है, जो आप पढ़ाते हो उसे नहीं समझ पाते हैं। सामाजिक रूप से असमर्थ होते हैं। सामाजिक का मतलब कभी कभी बहुत पिछड़े वर्ग के बच्चे आ जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। समाज में उनकी जो प्रतिष्ठाएं होती हैं, जो स्थान होता है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। आर्थिक रूप से भी पिछड़े बच्चे आपकी समावेशी कक्षा में होते हैं। समावेशी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी टोकरी है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी टोकरी है जिसमें सभी फल आराम से रखे जा सकते हैं, जिसमें सभी फल आराम से रखे जा सकते हैं। ये टोकरी किसी विशेष फल के लिए नहीं है कि ये केवल सेब के लिए है, किसी विशेष फल मैंगो के लिए है, ग्रेप्स के लिए है, अमरूद गुआवा के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी टोकरी है, ये ऐसी क्लास है जिसमें सभी फल अर्थात सभी बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं या सभी बच्चों को पढ़ाने पर बल देती है।
ठीक है, आइए असमर्थ शब्द को हमने आपको समझाया। अब हम आगे की स्लाइड को देखते हैं। हमने कहा जो टर्मन साहब थे 1916 में बुद्धि के आधार पर बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्मन साहब 1916 में बुद्धि के आधार पर बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो 7 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। 1 है ना, 2 और 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत हम यहां से करते हैं। जिन बच्चों का IQ मतलब जो बुद्धि लब्धि होती है अगर 90 से 110 के बीच में है तो ऐसे बच्चों को हम सामान्य बालक कहते हैं, और 110 से 120 के बीच में है तो ऐसे बच्चों को तीव्र बालक, 120 से 130 में तो प्रखर बालक, 130 प्लस है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली। इसके नीचे आइए, अगर 80 से 90 है तो मंद बुद्धि का, 70 से 80 है तो अल्प बुद्धि का, और 70 से कम है तो इसे हम जड़ बुद्धि का कहते हैं। आइए क्लास में इसका परसेंटेज हम देख लेते हैं। ये जो सामान्य बच्चे होते हैं ये 50% होते हैं किसी भी क्लास में। 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे सामान्य बुद्धि के होंगे, और जो 2% बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली होंगे, और 7% बच्चे प्रखर बुद्धि के होंगे, 16% बच्चे तीव्र बुद्धि के होंगे। सर प्रतिभाशाली और प्रखर और तीव्र में क्या अंतर है? प्रतिभाशाली मैथ में 95 पाता है और जो प्रखर है वो 90 पाता है, और जो तीव्र बुद्धि वाला है वो 85 पाता है। इतने का ही अंतर होता है। और सामान्य वाला जो होता है वो 60 से लेकर के 85 के बीच में होता है। अब नीचे बढ़ते चले आइए, 10-10 नंबर कम करते चले जाइए, है ना। मंद बुद्धि वाला कितना पाएगा? मंद बुद्धि वाला 50 पाएगा, अल्प बुद्धि वाला 40 पाएगा, जड़ बुद्धि वाला 30 पाएगा या 20 पाएगा। इस टाइप से नंबरों के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब जितना परसेंटेज तीव्र बुद्धि वाले का होता है उतना ही परसेंटेज मंद बुद्धि वाले का क्लास में होता है। 16 बच्चे अगर तीव्र बुद्धि के हैं तो 16 बच्चे मंद बुद्धि के भी होंगे, और अगर 7% या 7 बच्चे प्रखर हैं तो 7 बच्चे अल्प होंगे। अगर 2 बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो 2 बच्चे जड़ बुद्धि के होंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं समझते होंगे, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते होंगे। अभी आपने पिछली स्लाइड में विशिष्ट बालक को पढ़ा था, आपने पिछली स्लाइड में विशिष्ट बालक को समझने का प्रयास किया था। विशिष्ट बालक में हमने लिखा था क्लास में उपस्थित 2% वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, अर्थात प्रतिभाशाली और जड़ दोनों को अगर हम एक साथ जब रखते हैं तो इसी को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। चलो, ये टर्मन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, इसे ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आज का बुद्धि नहीं है बल्कि समावेशी शिक्षा है। देखिए यहाँ पर फिर हमने लिख दिया है जो विशिष्ट बालक होते हैं 2% वाले बच्चे होते हैं। आइए समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ी सी बातें हम पढ़ते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में बातें क्या है। समावेशी शिक्षा सभी बालकों को शिक्षित होने का अवसर बिना किसी भेदभाव के प्रदान करती है। उद्देश्य क्या है? कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा अपनी कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। विविधता उत्सव का मतलब जैसे एक टोकरी है, इस टोकरी में अगर कई प्रकार के फल रखे हैं तो ये विविधता है। ये किसी एक की मोनोपॉली नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये विविधता है, अर्थात इसमें डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी डे या विविधता उत्सव या डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन मनाया जाता है समावेशी शिक्षा में। ये बात आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? समावेशी शिक्षा समाज में, स्कूल में अप्लाई करने के पीछे हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हम बच्चों के कौशलों की और योग्यता की पहचान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से सही है वही स्किलफुल होते हैं, उन्हीं में योग्यता होती है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जो शारीरिक रूप से हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस का आपने नाम सुना होगा, वैज्ञानिक थे, है ना। वो किसी भी तरीके से सही नहीं थे शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से बहुत तेज थे। तो हम बच्चों के योग्यता की और कौशलों की पहचान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि शिक्षा समाज में सभी के लिए है। अधिकारों की रक्षा, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे तो अपने जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं
उन्हें पहचानेंगे और भविष्य में उनका कोई शोषण करेगा तो उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा चौथा, जीवन में आने वाली नई नई चुनौतियों को, नई नई परेशानियों को, चैलेंजेस को कैसे वो फेस करेगा, ये चीज हमें शिक्षा सिखाती है। मातृभावना का विकास होना, मातृभाव का मतलब हम जिस देश में रहते हैं उस संस्कृति से, उस सभ्यता से हमारी भावनाएं जुड़ जानी चाहिए। संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, देखो संविधान उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा लिखा है ना। समाज में बहुत सी जिम्मेदारियां संविधान में तुम्हारे लिए दी गई हैं कि तुम अच्छे देश का निर्माण, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कब कर सकते हो, जब तुम अच्छे व्यक्ति के रूप में होगे, अच्छे जानकार के रूप में होगे, है ना। आखिर अगर भारत में पढ़े लिखे लोग ना होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, है ना, BN राव जैसे बुद्धिमान या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व वाले लोग ना होते तो क्या ये संविधान का निर्माण किया जा सकता था? नहीं। तो संविधान का निर्माण अगर बुद्धिजीवियों के द्वारा किया गया है तो संविधान की रक्षा भी, उसमें दिए गए उत्तरदायित्व भी बुद्धिजीवियों के द्वारा ही निभाया जा सकता है। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सबको एक साथ रहने की भावना प्रदान करती है, अर्थात लोकतंत्र की भावना का भी विकास करती है क्लास में। जिस प्रकार हम समाज में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही क्लास में भी लोकतंत्र की भावना को भी विकसित करना चाहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस क्या है? इस समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? सीटेट की दृष्टि से समावेशी शिक्षा से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के वेरियस क्या हैं, अवरोध क्या क्या हैं, रुकावटें क्या क्या हैं, हम उसको देखते हैं। सहभागिता का अभाव, मतलब कोई सहयोग नहीं करना चाहता, है ना। अलग अलग उद्देश्य होते हैं सबके। सहभागिता को नकारा जाना, जैसे हम किसी को कोई जिम्मेदारी दे दिए तो उसे वो नकार देता है, उसे नहीं करना चाहता। जिम्मेदारी की कमी हो सकती है। विशेष विद्यालयों से लगाव न होना, जैसे कुछ विद्यालय किसके लिए होते हैं? ब्लाइंड के लिए होते हैं। कुछ बालक कुछ जो हाथ पैर से दिक्कत में है उनके लिए होते हैं, नेत्र से दिक्कत में, कान से सुनने में जिसे दिक्कत है उसके लिए भी विद्यालय होते हैं, उनसे हमारा लगाव बहुत कम होता है। ठीक है, शिक्षा साधनों की कमी, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। अगर वो साधन उपलब्ध ना हो तो शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं उनको कम सामग्री हो तो भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अंधे बच्चों को, जो आंख से, जिन्हें दिखता नहीं, जिन्हें आंख से दिक्कत है, उन्हें, अगर जो दिव्यांग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि आई है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब जब ब्रेल लिपि आई है तो ब्रेल लिपि अगर ना हो तो क्या उन्हें पढ़ाया जा सकता है? नहीं। तो ऐसे विशेष बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द का यूज किया, ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री अर्थात TLM का होना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं किया जा सकता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये कुछ आपको हमने वन लाइनर दिए। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 में डेवलप की गई। मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ये कब बनाई गई थी? 1947 में। ये किसके थ्रू काम करती है? स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT के थ्रू। NCERT देश के लिए है, SCERT राज्यों के लिए है। ध्यान रखिएगा, SCERT किसके लिए? राज्यों के लिए। और ये जो प्रयोगशाला इलाहाबाद में है, ये 10 जिलों के लिए कार्य करती है। और एक नोट पॉइंट क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष से याद रखना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा याद रखना, और आर्टिकल 21A याद रखना, 86वां संविधान संशोधन याद रखना, और 2002 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको वन लाइनर्स बताए। अब आपको हम बताते हैं ऐसे बच्चों पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके ऊपर, या समावेशी बच्चे, जो भी बच्चे आते हैं इस लेवल में, जो दिव्यांग होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हेवार्ड ऑर्लेंस्की, ये नाम है पूरा, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। ऑर्लेंस्की ने एक पुस्तक लिखी थी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन।
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? हेवार्ड और लेंस्की की। ठीक है जी, और लेंस्की गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। आपके मन में भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। CWSN है ना, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है ना, CWSN जो होता है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं वो कितने होते हैं उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। ऐसे बच्चे कितने होते हैं जिनको स्पेशल आवश्यकता होती है, विशिष्ट आवश्यकता होती है। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रतिभाशाली। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको भी CWSN में रखा जाता है, क्योंकि उनको भी सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए अच्छे टीचर होने चाहिए, प्रतिभाशाली टीचर होने चाहिए, और उनके लिए सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, वरना उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो इनको भी हम किस में रखते हैं? CWSN में। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे तो विशिष्ट लगते ही हैं, आपको दिख ही रहे होंगे कि जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी अच्छे टीचरों को रखना चाहिए, ऐसे टीचर जिनके अंदर धैर्य हो, जो उन्हें सिखाने में सक्षम हो। पिछड़े बच्चे, अब जो ये पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे मतलब जाति से पिछड़े नहीं, जो क्लास में पिछड़ गए हों, अर्थात जो एक आध दो कक्षाएं फेल हो गए हों, उनको भी हम किस में रखते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में। समस्यात्मक बच्चे, जैसे कुछ बच्चे क्लास में देर से आते हैं, होमवर्क नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते क्लास में, ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। और फिर आता है दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग बच्चे मतलब जो ब्लाइंड, जो आंखों से दिक्कत है, जिनको डीफ, कानों से बोलने में दिक्कत है, और फिजिकल डिसेबिलिटी या शारीरिक कुछ अयोग्यता ऐसी है, बैकबोन टेढ़ी हो गई है, या यहाँ उठा है, यहाँ उठा है, एक्सेट्रा। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे। उन बच्चों को, उन प्यारे बच्चों को हम क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। उनको भी हम CWSN में रखते हैं। हाँ, अब इसमें CWSN में रखा किसे नहीं जाता? CWSN में जो सामान्य बच्चे होते हैं, जिनका परसेंटेज अभी आपने 50% देखा था क्लास में, उन्हें नहीं शामिल किया जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो गया विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कितने होते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये CWSN विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं? वो शर्मीले होते हैं, सबसे पहला। एकाकी होते हैं, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ते नहीं हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं। निष्क्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव नहीं होते हैं समाज वगैरह में, घर में, ठीक है, बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। स्थिर होते हैं, है ना, कहीं बैठे हैं तो चुपचाप बैठे हैं। बहुत उछल कूद करने वाले नहीं होते हैं, ना तो शारीरिक रूप से ना तो मानसिक रूप से। सांवेगिक होते हैं, मतलब भावात्मक, उनमें भावनात्मक ज्यादा होती है। अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं, मतलब समाज में दोस्त यार से मतलब बहुत कम रखते हैं, अपने आप में ज्यादा जीवन जीते हैं। निराशावादी होते हैं। देखो, ये कोई भी चीज 100% नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो भी चीजें लिखी गई हैं लक्षण, ये 100% नहीं है, ये हो भी सकती है। 90% चांस है कि होंगी, और 10% चांस है कि ये नहीं होंगी, ठीक है। चिंताग्रस्त भी रहते हैं। अब जैसे समस्यात्मक बच्चे कैसे होते हैं? निराशावादी होते हैं। जो प्रतिभाशाली हैं कभी कभी बहुत शर्मीले होते हैं। तो सभी गुण सभी बच्चों में, पांचों वर्गों में नहीं है। याद रखिएगा कि ये 10 के 10 गुण प्रतिभाशाली में भी होंगे, पिछड़े बच्चों में भी होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ गुण इकट्ठा करके एक साथ हमने आपको पढ़ा दिया है। ये सभी गुण किसमें आते हैं? CWSN वाले बच्चों में आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों में आते हैं। हेवार्ड और लेंस्की ने जो पुस्तक लिखी थी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में CWSN के उसने 9 प्रकार बताए थे। उसने 9 प्रकार के बच्चों की चर्चा की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 प्रकार के बच्चों की चर्चा हेवार्ड और लेंस्की ने 1980 में जो किताब लिखी थी CWSN उसमें किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा रेली और लेविस ने भी एक किताब लिखी थी, है ना, उसमें उन्होंने 6 प्रकार के बच्चों को बताया था कि जो CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इसकी भी चर्चा आप कर लीजिए, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेकर के सृजनात्मकता से समावेशी शिक्षा से संबंधित, और जो भी फैक्ट होगा, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसको लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।